हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल इडू रीड पे। और आज हम आर.सी. प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना नामक पाठ के अर्थ को समझेंगे। तो इसी के साथ हम आर.सी. प्रसाद सिंह के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। बहुत से लोग स्किप कर देते हैं जीवन परिचय को, परंतु कविता के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल करने हेतु कवि के जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु और रचनाएं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी कारण हम पहले कवि के जीवन परिचय की ओर चलेंगे और उनकी रचनाओं को भी अच्छे से देखेंगे और याद करके रखेंगे। आर.सी. प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1996 में हुई थी। इनका जन्म इरावत, दरभंगा में हुआ था। तो हमें क्वेश्चन के माध्यम से यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि इनका कवि आर.सी. प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था। तो इसका आंसर सही होगा इरावत में, जो कि दरभंगा में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनका जन्म कितने सन में हुआ था और इरावत नामक स्थान किस शहर में है। तो आप इसका सही उत्तर दरभंगा दे सकते हैं। यह प्रश्न एक बार पूछा भी गया है 2019 में, तो इसीलिए हमें एक एक वर्ड को अच्छे से डीपली पढ़ना होगा। तो पहले चलिए हम इनके कुछ रचनाओं की ओर चलते हैं, जिसमें कहानी संग्रह में है आर.सी., संचयिता, कलापी, नई दिशा, पांचजन्य, जीवन और यौवन। ठीक है। कहानी संग्रह के अंतर्गत पंचपल्लव, खोटा, सिक्का, कालरात्रि, एक प्याला चाय, आंधी के पत्ते इत्यादि प्रमुख हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आ भी चुके हैं कि नई दिशा या पांचजन्य के रचयिता कौन है और यह किस विधा से है। तो कहानी संग्रह से है ये। और एक प्याला चाय, यह क्या है, कविता संग्रह या कहानी संग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा कहानी संग्रह। ज़्यादातर क्वेश्चन 50 अंक हिंदी से 15 या 25 बहुविकल्पी ही आते हैं, जिनमें से कविता के पंक्तियों और कवि के जीवन परिचय से संबंधित रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम जीवन का झरना नामक पाठ के आशय को समझते हैं कि इनमें कवि ने जीवन का झरना नामक पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहा है। कवि ने इस कविता के माध्यम से कहा है कि जीवन का झरना शीर्षक कविता में सतत गतिशीलता का संदेश देता है। मतलब यह जो कविता है यह हमें गतिशील होने का संदेश देता है, एकदम निर्झर के समान। जैसे निर्झर यानी झरने के समान। तो इसी तरह जीवन उस झरने के समान है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मुठभेड़ करता है बाधाओं के साथ। जीवन ही गतिशील है और स्थिरता ही मृत्यु है, यह कवि के अनुसार कहा गया है। अतः मनुष्य को निर्झर के समान निरंतर गतिमान रहना चाहिए। तो हमें इस कविता में कवि ने किस प्रकार झरने के समान गतिमान रहने का संदेश दिया है वह अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला है, जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। अतः कवि ने इस कविता में कहा है कि जीवन क्या है, निर्झर है। निर्झर अर्थात झरना है, एक झरने के समान है, जो कि मस्ती ही इसका पानी है। अतः मस्ती जो मनुष्य की स्वाभाविक चंचलता होती है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन के हर मुठभेड़ को, हर मार्ग में आए हुए कठिनाइयों को अपनी चंचलता से समाप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, एकदम निर्झर के समान। तो मस्ती करते करते इस तरह चंचलता से अपने उस मार्ग तक पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है उस मार्ग तक, सुख दुख के दोनों तीरों से। अर्थात सुख और दुख को कवि ने तीरों कहा है। तीरों अर्थात किनारा होता है। तो सुख और दुख दो किनारे हैं, जिससे गुजर कर अपनी चंचलता और स्वाभाविकता से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अब दूसरे पैरे पे आते हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि कब फूटा गिरी के अंदर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटों से बह कर आया, समतल में अपने को खींचे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि आर.सी. प्रसाद जी कहते हैं कि झरना पर्वत के हृदय से निकलकर कब बाहर आता है। अतः पर्वत से बहकर कब अपने समतल भूमि पर, कब नदियों में मिल जाता है और किस रास्ते से गुजरकर किस प्रकार अपने कर्म को करते हुए
अपने मार्ग में आए अनेक कठिनाइयों को परास्त करते हुए झरने के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं? पत्थर, रोड़े, झाड़ियाँ इत्यादि आ सकती हैं, परंतु वह केवल अपने गतिमान में ही बिजी रहता है। वह अपने लक्ष्य को पाने हेतु उन सब से डट कर सामना कर नदियों में मिलता है। उसी प्रकार हमें अभी अपने मार्ग में आए हुए कठिनाइयों को दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह कवि ने कहा है, इन घाटों से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। तो किस प्रकार वह झरना अपने मार्ग में आए हुए कठिनाइयों का सामना करके किस प्रकार अपने समतल जमीन अपने लक्ष्य तक पहुंचकर नदियों में मिल जाता है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, इसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने सतत कर्मशील रहना चाहिए। अब तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन है सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाना है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन और झरने दोनों में गति है और यौवन है, जिससे वे आगे बढ़ते ही रहते हैं तथा दोनों में सिर्फ चलने की ही धुन है और इस कारण से ये दोनों अपनी मस्ती में ही चलते जाते हैं। अतः जीवन में केवल एक ही धुन है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। अतः मनुष्य हमेशा अपने कर्म की ओर गतिशील होने के लिए अपने ही धुन में चलता जाता है और एकदम निर्झर के समान अपने को कर्मशील बनाने की कोशिश करता रहता है। इसी के साथ अगले पंक्ति की ओर चलते हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों से चढ़ता तथा चलता यौवन से मदमाता। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि झरने के मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे वन के पेड़ों से टकराता, अर्थात वन आती हैं, चट्टानें आती हैं इत्यादि, लेकिन वो उनको पार करके आगे बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं, जिनमें हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके खुद को लक्ष्य की ओर चलना चाहिए और उसे भूलना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हम अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कवि ने कहा है कि लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि समुद्र या झरने में उठती हुई लहरों को देखकर एक नाविक किनारे पर बैठकर पश्चाताप करता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो वह असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में हिम्मत वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कवि ने यहाँ पे नाविक को हमारे जीवन में एक स्वार्थहीन व्यक्ति की तुलना की है एक नाविक से। तो अतः हमें एक नाविक की तरह उस नाविक की तरह नहीं बनना चाहिए जिसने समुद्र में आए तूफान को देखकर डर गया, बल्कि उस इंसान की तरह बनना चाहिए कि जो उसने समुद्र में आए तूफान का सामना करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, अतः अपने तट तक पहुंच गया, न कि उस नाविक के समान। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पंक्ति की ओर, जिसमें कवि ने कहा है कि निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह जिस दिन गति, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि झरने और मनुष्य दोनों का जीवन में एक ही उसूल है, गति। अतः अगर मनुष्य और झरना अपनी गति के समान गति के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ेंगे तो वह पीछे हो जाएंगे, जो कि एक स्थिरता का स्वरूप ले लेंगे, और स्थिरता कब आती है? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। अतः हमें झरने के समान आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें
और कवि आगे कहते हैं कि उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। अर्थात उस दिन मनुष्य जीते हुए भी मर जाएगा उस दिन मनुष्य, जब वह अपने गति से काम करना बंद कर देगा। अर्थात उस दिन से मनुष्य का बुरा दिन शुरू हो जाएगा और वह जिंदा रहते हुए भी मर जाएगा, क्योंकि अपने को गतिशील न बनाने के वजह से उसका बुरा दिन शुरू हो जाएगा। अतः मनुष्य को हमेशा सतत गतिशील होना चाहिए, निर्झर के समान। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पंक्ति की ओर आते हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि निर्झर कहता है बढ़ो चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा आगे चलकर। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि निर्झर अर्थात झरना हमें आगे बढ़ने का संदेश देता है और यह नहीं कहता कि तुम पीछे देखो, पीछे मुड़कर देखो कि क्या हो रहा है। केवल तुम अपने कर्म के प्रति सचेत रहो और लक्ष्य को पाने के आगे बढ़ते चलो। अतः वही इंसान झरने को देखकर खुद को प्रेरित करता है जो यौवन में रहता है, अर्थात जिसमें जोश रहता है यौवन का, वही झरने के समान आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है और यह नहीं सोचता कि आगे क्या होगा। वह निर्झर के समान आगे बढ़ता जाता है और अपने लक्ष्य को पाकर सुख का जीवन व्यतीत करता है। अतः हमें अपने कर्म के प्रति सचेत होकर आगे बढ़ने के लिए कवि ने प्रेरित किया है। इसी के साथ हम अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि चलते रहना ही जीवन है, इसीलिए हमें अपने कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए, सतत कर्मशील रहकर। कवि कहते हैं कि मनुष्य के रुक जाने का तात्पर्य यही है कि वह जीते ही मर गया। इसीलिए झरने के समान हमें सतत कार्यरत रहने की शिक्षा देते हैं कवि, और झरने के समान गतिशील होकर अपने कर्म के प्रति सचेत होकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु झरने के समान आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। इस पाठ से जुड़े महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न PDF के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इसी कविता के साथ हमारा ये 50 अंक हिंदी से संबंधित पदखंड काव्य का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ हम अगली श्रृंखला के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। सेव वाटर, सेव फ्यूचर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।